आदरणीय पूर्व मंत्री खाचरियावास साहब, लाल गुज्जर जी, तमाम युवा मित्र, आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो आप सभी को मालूम है कि जिस तरह से नरेश की रिहाई में देरी हो रही है, सभी के लिए चिंता का विषय, क्योंकि करीब 2 महीने हो चुके हैं और लगातार न्यायालय में तारीख पे तारीख बदली जा रही है। उससे सभी युवा लोग तो चिंतित हैं ही, और जिन लोगों को अभी तक अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, उन लोगों के घर वाले भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हम गांव में कई लोगों से बात करते हैं इस बारे में, तो घर वालों को सभी बच्चों की बहुत चिंता है, क्योंकि केस लग गए सभी के करीब। हम नहीं चाहते कि इस पूरे प्रकरण को लेके नए लोगों का भविष्य खराब हो, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो लगे हुए बच्चे वो सब पढ़ने वाले। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ उससे हमको कुछ सबक जरूर लेना है, क्योंकि जिनको जमानत मिली है वो भी शर्तों के अनुसार जमानत मिली। जैसे भी ये बता रहा था सुनील कि इसको नगर फोर्ट हर वीक अटेंडेंस देनी है। जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में क्रिमिनल्स को हर एक पुलिस स्टेशन पे जाके उनको अटेंडेंस लगानी पड़ती थी, ये उसी तरह का एक व्यवस्था है जो अधिक टॉर्चरर से, जो अधिक पीड़ादायक, क्योंकि हर वीक आपको वहां जाना है और वहां जाके क्रिमिनल की तरह, आपको एक तरह से अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद में जिस तरह से पुलिस का बर्ताव रहा वो बहुत ही उनका क्रूर रवैया रहा है, और बच्चों के प्रति इस तरह का रवैया पुलिस का, शायद इसकी बहुत निंदा भी की गई है, सभी ने इसकी निंदा की है। बार बार मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अब बात यह है कि आगे क्या करना है। 2-3 तरीके जो मेरे दिमाग में आते हैं, जो मेरी राय है, एक तो आंदोलन का तरीका है, घेराव का तरीका है, प्रदर्शन का तरीका है। दूसरा एक सरकार से बातचीत का तरीका है कि किसी न किसी तरह से सरकार से कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ एक हमारी जो कमेटी बने, हमारा जो भी ये ग्रुप है, जो भी जितने भी युवा है, और नेतृत्व दे दीजिए 10 या 5 लोग उसमें रहे, वो मिल ले बीच बीच, क्योंकि बार बार बच्चे आप इकट्ठा करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं सब, और सभी के लिए ये बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि एक तरफ उनका युवा नेता जेल में बंद है, उससे वो दुखी है, दूसरा सभी पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो आपका सबका भविष्य है। एक बात मैं आपको जरूर कह देता हूँ, राजनीतिक पार्टियां किसी की सगी नहीं होती, आपका वो इस्तेमाल करेगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक जो प्रदर्शन रहा है आपके पूरे प्रकरण में वो रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि बीजेपी तो दुश्मन है ही आपकी, उससे तो आप लड़ाई कर रहे हैं। अब आप दोस्त तलाश रहे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई बयान नहीं आया है। खाचरियावास साहब और प्रहलाद गुंजल जी व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ इस मुहिम में हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि ऑफिशियली आपकी पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर करिए कि कांग्रेस इस आंदोलन को समर्थन करती है या नहीं करती। अदरवाइज मेरा एक सुझाव यह है कि रिहाई तो होगी, कोर्ट से रिहाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। अगर आपको सबक सिखाना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तीसरा मोर्चा आप खड़ा कर दीजिए। बीजेपी लेकिन ये मुहिम लंबी नहीं है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है। आपके वकील कितने पावरफुली, कितने जोर शोर से अपने तर्क कोर्ट में दे रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। 307 का मुकदमा लगा। राजनीतिक से प्रेरित जो मुकदमे होते हैं वो जरूर सरकार उनको वापस ले लेती है। कई मुकदमे ऐसे होते हैं जो सरकार के हाथ में नहीं होते, वो केवल कोर्ट ही उनको वापस लेता है। इवन आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। ये क्रिमिनल केस है आपके खिलाफ, राजनीति से प्रेरित मुकदमा नहीं है सिर्फ ये, क्योंकि राजनीति से प्रेरित मुकदमे बहुत हुए होंगे। खाचरियावास साहब के खिलाफ भी हुए, उनके खिलाफ भी हुए, कई नेताओं के खिलाफ हुए। वो जब नई सरकार आती है तो उनके नेताओं के खिलाफ वो मुकदमे
वापस ले लेते हैं। आपके खिलाफ करीब 10-12 धाराओं में मुकदमे जघन्य अपराधों के लिए, जिसमें प्रॉपर्टी जलाना, नेशनल हाईवे को जाम करना, सरकारी अधिकारियों के ऊपर अटैक करना, कई गंभीर मुकदमे हैं। आसानी से अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मुकदमे वापस हो जाएंगे तो ये गलत है। ये केवल कोर्ट से होंगे, कोर्ट में आपको अच्छे वकील करने पड़ेंगे। जिस सरकार ने 72 गुर्जर मार दिए, कल आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो जयपुर में, गोलियां चल गई, बच्चे मर गए, तो इनका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, आपके माँ बाप परेशान हो। इसलिए जो भी आप निर्णय ले, सोच समझ के ले। कोई भी हिंसा, किसी भी तरह की उग्र भीड़ इकट्ठी करना राजधानी थी, क्योंकि ये सरकार आप जानते हो बीजेपी को मानवीय अधिकारों के लिए, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाली पार्टी माना जाता है। गुजरात में क्या किया आपके प्रधानमंत्री ने? नरसंहार किया। एक संजीव भट्ट नाम का आईपीएस था, उस आईपीएस ऑफिसर ने सच बोल दिया और 27 साल जेल में रहे। इनको कोई दया नहीं है आपके ऊपर। आप ये सोच रहे हो कि आप घेराव करोगे तो आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, डंडे भी पड़ेंगे, लाठी भी पड़ेंगे, कुछ बच्चे मर भी सकते हैं। इसलिए आप जो भी निर्णय करें होशियारी से करें, मेरा यही निवेदन है, क्योंकि सबके माँ बाप चिंतित हैं। खाचरियावास साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी आवाज बहुत बुलंद है, लेकिन पार्टी की आवाज भी इसके साथ आप बुलंद करिए। अदरवाइज बच्चों का और आंदोलनकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी से लगभग विश्वास उठ चुका है, क्योंकि सारे नेता चुप है। जिन जिन के झंडे नरेश ने उठाए वो अंडरग्राउंड है, कोई नहीं बोल रहा। कहाँ है सचिन पायलट, कहाँ है मुरारी, कहाँ है नमो नारायण, कहाँ है किरोड़ी? कोई नहीं है। खाचरियावास साहब और प्रहलाद कुंजल जी व्यक्तिगत स्तर पे आए, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि पार्टी को बोले, क्योंकि मेरी जिन नेताओं से बात हुई है वो बिल्कुल नरेश के सपोर्ट में नहीं, कांग्रेस का एक भी नहीं। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहना कि कांग्रेस आपका सपोर्ट करेगी। मैं भी कांग्रेसी लीडर हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई औकात है ही नहीं, लेकिन आपको सच बता रहा, जो किरोड़ी छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भगता था वो गायब है। आपका इस्तेमाल किया जिंदगी भर उसने, अब कहाँ है आप बताइए। तो नेता किसी के सगे नहीं होते। जो भी बहादुर लोग हैं, ये दोनों बहादुर लोग हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि ये आपके सामने आए हैं। और इनकी पार्टी निकली है डरपोक, आपका इस्तेमाल करेगी वो, चुनाव आएंगे जब। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप तीसरा मोर्चा खड़ा कर दीजिए, जिले जिले में अपनी कमेटी बना दीजिए। जयपुर में हर बार मीटिंग करना ठीक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। टोंक में बना दो 11 लोगों की कमेटी, उसके नेतृत्व में बच्चों को वहीं आप संगठित करो। आप सत्ता पलट दोगे अगले उसमें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आपके पैरों में आ जाएगी। क्योंकि इस युवा शक्ति का इस्तेमाल अच्छे बड़े लक्ष्य के लिए करो। आप नेताओं के लिए इस्तेमाल होना छोड़ दो। नेताओं के लिए इस्तेमाल हो तो ये आपका निर्णय, भैया होते रहो। लेकिन नरेश का जो बलिदान है, नरेश का जो संघर्ष है, आपकी इतनी जबरदस्त युवा शक्ति है कि हर एक जिले में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट एक आदमी लेके कांग्रेस को धूल चटा दी उसने, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता अगले विधानसभा चुनाव में? आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए आप इतनी बड़ी शक्ति को केवल इसकी नरेश की रिहाई के लिए ही मत इस्तेमाल करो, इसके बड़े उद्देश्य के लिए करो। वही इनकलाब है, वही क्रांति है। अदरवाइज ये तो होगा ही, उसको आज नहीं तो कल जमानत जरूर मिलेगी। मेरा आपको एक और सुझाव है कि अगर मेरी तरफ से आप मुझे अधिकृत करते हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, अंदर जो भी सरकार के मेरे जानकार है, सूत्र है, उनसे मैं जरूर बात कर सकता हूँ। बाकी राजनीतिक दबाव डालना, आंदोलन करना, ये राजनीतिक निर्णय है। खाचरियावास साहब यहाँ बैठे हैं, प्रहलाद कुंजल जी बैठे हैं, जो भी वो सुझाव देंगे जिस तरह से, क्योंकि नेतृत्व इनको अगर करना है तो लंबा चलेगा ये काम। उसके लिए बार बार बच्चों को यहाँ बुलाना पड़ेगा, कैसे करना, उसका प्रैक्टिकल साइड भी देखना है, व्यापारिक साइड देखनी कि संभव ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि लोग आए ही नहीं वहां और मुश्किल हो जाए। कितने लंबे समय तक हम चलाएंगे? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता 4 साल तक, आप कितना ही बड़ा आंदोलन करो, 4 साल तक वो रहेंगे। जिन 72 गुजरों को मार दिया उनके लिए वो एक शब्द नहीं बोलते। आपको मारने में उनका क्या लगता है मुझे बताइए? कुछ नहीं लगता। आप रोते रहिए। जहां तक मुआवजे की बात है वो बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही कि वाहन किसका जला है। मैं मिला हूं, खुद कलेक्टर से मिला हूं, उनका भी पक्ष आप सुनिए, वो बिल्कुल आपके अपोजिट पक्ष रखते हैं कि आपको किसने कहा था वाहन ले जाने के लिए, क्यों गए? आपने जलाया, उन्होंने नहीं जलाया। उनका पक्ष ही है कि हमने, पुलिस ने तो अटैक किया,
न पुलिस ने वाहन जलाए। उनका तो तर्क ये है कि वाहन भी आप ही जला रहे थे, आप तो उपद्रवी हैं, आपको अपराधी घोषित कर रखा है। हमारा पक्ष बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जहां तक नरेश का सवाल है, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। मेरे पास तो ये कानून की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया, क्योंकि मैंने खुद संचालन किया है, 3 साल में सीईओ रहा हूं, इसमें बिल्कुल साफ लिखा है नरेश को हो सकता है ये बिल्कुल हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दे, क्योंकि जब इसको आदतन अपराधी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, 24 मुकदमे इसके निकाल लिए, फिर ये साबित करना चाहते हैं कि साहब ये आदमी सेफ नहीं है, ये डेंजरस है समाज के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है वो डिक्लेयर करने की पूरी उनकी कोशिश है, इसीलिए 2 वकील और लगाए। अब होगा क्या कि ये चलते रहेंगे केस। जब 1 साल बचेगा चुनाव में, जब चुनाव आयोग निर्णय देगा कि इसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आपका नरेश चुनाव ही नहीं लड़ सकता। षड्यंत्र बहुत बड़ा है और वो पूरा बीजेपी का षड्यंत्र है। लेकिन इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल आज तक समझ नहीं पाया कि कांग्रेस को इतना बड़ा मुद्दा मिला है, वो क्यों नहीं बोली। चुप है, इनके सबके नेता बिल्कुल चुप, कोई नहीं बोला। इसलिए आप होशियार रहिए, इसको बड़े तरीके से अपने को नरेश को बाहर निकाल के कैसे न कैसे करके और मामले को शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से इसको चुपचाप बाहर निकालो। अदरवाइज नरेश के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र ये रच रहे हैं अभी, और उसको हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी घोषित करने का पूरा वो है। उसके बाद वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ये है इनका षड्यंत्र। इसलिए तरीके से आपके जो भी वकील है, क्योंकि वकीलों को हमने नहीं सुना अभी तक वो तर्क क्या दे रहे हैं, अंदर क्या बोल रहे हैं वो, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। आज की जो लेटेस्ट खबर है उसमें चालान तक अभी तक पुलिस ने पेश नहीं किया, जबकि 90 दिन के वो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं कि चालान को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। फिर दूसरा एक और है कि इस तरह की मीटिंग्स जो हम करते हैं ये केवल हम निर्णय सुनाने के लिए करते हैं। निर्णय भीड़ में नहीं होते कभी। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तो जैसे कैबिनेट बैठती है, कमेटी बैठती है, छोटी कमेटी बनती है, उसमें 4-5 लोगों को आप ऑथोराइज कर देते हैं, अधिकृत कर देते हैं कि साहब आप चर्चा कर लीजिए, बता दीजिए। भीड़ उसको फॉलो करती है, भीड़ में निर्णय नहीं होता है। भीड़ में आप ज्यादा, क्योंकि हर एक आदमी अपनी अपनी बात बोलता है, उसके बाद में सहमति बनती है। उस सहमति के बाद में आप कमेटी बना दीजिए 11 लोगों की। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ वो मिलने समय समय पर, और वो अपना निर्णय बच्चों को और लोगों को बता दें। यही कुछ मेरे सुझाव है, बाकी बीच में अगर कोई बात आएगी जरूर मैं इंटरव्यू करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रहलाद जी भाई साहब। प्रताप सिंह जी भाई साहब, अब आपकी बात रखें। प्रताप सिंह जी भाई साहब। देखिए, टीकाराम जी ने, आदरणीय प्रहलाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, टीकाराम जी ने, मुकेश सरपंच साहब उपस्थित हैं, आरडी गुजर साहब उपस्थित हैं। मेरी सरपंच साहब से बात हुई। आप एक बात ध्यान रखें, हम यदि किसी की मदद के लिए निकलेंगे तो फिर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप चिंता मत करें, ये नेचर में नहीं है। भाव ऐसा नहीं है कि फिर परिणाम की ये परवाह करते हुए हमारा क्या हो, ऐसा ही हूं मैं। इसलिए आप निश्चित रहिए, नरेश हमारा छोटा भाई, लेकिन यहाँ नरेश इश्यू नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि नरेश मीणा या कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार को भी उसके अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते। निर्दलीय उम्मीदवार और अधिकारियों में चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे टीकाराम जी। मैंने आज आपसे पूछा, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ आपसे, आपने बहुत दमदारी की बातें कही, आपने मेरा भी दिमाग खोल दिया। तो टीकाराम जी की बातें मैंने सुनी, आप चीफ सेक्रेटरी रहे, बड़ी बात है केरला में।
मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी परिचय किया। आप मुझे ये बताइए, एक निर्दलीय उम्मीदवार वोटिंग वाले दिन जा रहा है, मैं जो देख रहा हूँ टीवी पे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पहले तो गेट बंद कर रखा था, फिर घुसने नहीं दे रहे, वहां अधिकारी में उनमें झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, पूरा प्रकरण आपने माथे उस निर्दलीय उम्मीदवार के कर दिया। रिजल्ट आ गए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही, नरेश मीणा 60,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहा। अगला उस दिन धरने पर बैठ गया। धरने के बाद रात को जो पुलिस घुसी, मैं कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर चाहे भैरू सिंह शेखावत होते, चाहे अशोक गहलोत होता, चाहे वसुंधरा जी होती, मेरा ये मानना है कि रात को शायद कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहता आप गांव में घुस जाओ, क्यों वहां झगड़ा ही नहीं हो रहा था, ना तो पुलिस लड़ रही थी, एसडीएम अपने घर चला गया था वहां से, खाबाड़ो खाक पीर राजी हो कि मार पड़ेगी, कोई बात को नहीं, बात खत्म होगी। हाँ भाई, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, भाई मैंने थप्पड़ मारी, सब देख रहा है, अगला कह रहा है मैंने मारी, तो 323 147 का एक थप्पड़ का मुकदमा होता, आप कर लो। वो उम्मीदवार था, वो अधिकारी था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ, लग गई, प्रकरण वहां घूम गया कि रात को जब पुलिस घुसी, बात यही हो रही कि यदि आप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि रात को घुस के इनको मारना है तो गैर कानूनी काम है, बिना मुख्यमंत्री की इच्छा से रात को समरावता में पुलिस नहीं घुस सकती। यदि मुख्यमंत्री अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया तो अधिकारियों के दबाव में आप इतना आ गए कि आपने कह दिया अंदर घुस जाओ, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई, और महिलाओं के हाथ तोड़ दिए, बच्चियों के तोड़ दिए, किसके लगी, पूरा गांव तोड़ दिया, मकान तोड़ दिए, दुकान तोड़ दी, 12 गाड़ियां जला दी और 45 मोटरसाइकिलें जला दी आपने। चीफ सेक्रेटरी साहब टीकाराम जी मिले उनसे, कलेक्टर से, कलेक्टर कह रहा मोटरसाइकिलें भी इन्होंने जलाई, इनका दिमाग खराब है। क्या नाम है आपका? अजय जी और सुनील जी, ये दोनों बैठे, ये कह रहे मेरी एक कैंपर और एक स्कॉर्पियो अजय जी की जल गई, तो ये कह रहे मैं खुद ही बाढ़ छूंगी हमारी गाड़ी, टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, मैं जेल में मिलकर आया। जहां भी जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, ये बात तय है। कोई भी आंदोलन हिंसा के साथ नहीं होगा, आपकी बात में दम, और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे ये बता दो, अभी एक वीडियो चल रहा है जयपुर के श्यामनगर थाने का, तो मुझे लोगों ने कहा, अभी तक मैं उसमें बोला नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पार्टीबाजी हो जाए, जैसे ही मैं बोलूंगा कहेंगे तो कांग्रेस बीजेपी होगी, तो मैं चुप हूं। वहां उन्होंने महिलाओं को पीटा, महिलाओं को पकड़कर खींच रहे, तो बोले साहब हम तो इनके आदमी को लेके जा रहे, तो आदमी ने कुछ किया अपराध? बोले नहीं। तो क्यों घसीट के ले जाओगे? तो आप महिलाएं छुड़वाएगी तो आपने महिलाओं के भी ब्लाउज पकड़ के खींचे। पब्लिक ने पत्थर फेंका तो बोले पथराव हो गया, तो पथराव में किसी की लगी नहीं पुलिस वाले। पुलिस जब अपनी पर आती है तो काले को सफेद और सफेद को काला कर देती है, ध्यान रखना, इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। पुलिस वाले रात में गाड़ी रोके, खुद पीएडआर दूसरा के पीएडआर केस लगा दे, तम हाथ। मैं सही कह रही हूं, आपने मन लोग बताए हुए, और जिको कोई होशियार जी का आदमी है, मैं दारू पी रही है गाड़ी के मान आराम से, जिका छोरा होशियार है, मैं जा रही है पान रोके, क्यों? तो भाई साहब से भी पकड़ो, एक बोतल उनको दी, हो जाए, वो चलती है, उनको रोकते ही नहीं। तो क्या बात कर रहा है, बोले मैं बोतल दे दिया, एक और भी होशियार मन मिलो, खाई हो यार, तेरे को पकड़ता नहीं। बोले साहब हम पैक लगाते हुए जाते हैं, तो मैं तो पौवे रखता हूँ, देता जाता हूँ, जा रोकते हैं वहां पे, इतने महान लोग हैं। तो आप ये पुलिस वालों को बिल्कुल ही सर्टिफिकेट दे दो, पुलिस में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग। नरेश दूसरे दिन सुबह वहां पहुंचता है, तब तक घटना हो चुकी है, वो तो मैं उसकी समझदारी मानता हूं, उसने गिरफ्तारी दी शांति से आप लोगों ने, और टकरा। अच्छा बताइए, यदि वहां पे गांव वालों को और नरेश मीणा के समर्थकों को टकराव करना था, तो दूसरे दिन गिरफ्तारी के वक्त टकराव क्यों नहीं हुआ? रात को ही क्यों हुआ? क्योंकि रात का अंधेरा बहुत कुछ गलत करवाता है। आप अंधेरे में नहीं घुसते तो सुबह वही होता है जो दूसरे दिन शांति से हुआ। गिरफ्तारी होनी थी, हो जाती, एक गाड़ी नहीं चलती, किसी के नहीं लगती। अब मुख्य मुद्दा या फर्स्ट मुद्दा है समरावता गांव। समरावता गांव में जिन महिलाओं को मारा, जिनकी इज्जत पर हमला किया, जिन बच्चियों को पीटा, जिन लोगों की इज्जत पर हमला हुआ, जिनके घर तोड़ दिए, जिनकी माँ बहन बेटी को आपने पीटा, ये हमारे सम्मान पर हमला किया तुमने। ये राजस्थान के स्वाभिमान शौर्य ये नहीं सिखाता कि आप बच्चियों को, महिलाओं को पीटोगे घर में घुसकर। आपने घर में घुसकर मारा है तो पहले सरकार माफी मांगे,
2 मंत्री वहां पर गए, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जवाहर सिंह मैडम। आज तक जवाब क्यों नहीं देते भाई? आपके बीजेपी के अंदर झगड़ा है आपस में, कांग्रेस में आपस में कितना ही झगड़ा हो, चाहे बीजेपी में हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आप आपकी मंत्री की मर्यादा तो निभाओगे। मैं भी मंत्री रहा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मेरी बात मैं कांग्रेस पार्टी में भी बोलता था, जो मेरे मन में होती थी सब सुनते थे, देखते थे। तो आप बोलो ना कि हमारी दुकान बंद हो गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को, जवाहर सिंह मैडम को जवाब देना चाहिए। मेरे डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे संबंध है, जवाहर सिंह मैडम को मैं नहीं जानता, लेकिन उनको बोलना चाहिए। जैसे उन्होंने ऐसा ही प्रकरण में कहा कि मैं कहीं करूं, मुख्यमंत्री करते कहते हो, हाथ खड़ा कर दो कि हमारे बस को रोक को नहीं, मेरी गारंटी है फैसला हो जाएगा वहीं पर, लोग तैयार बैठे। बोलो तो सही मुंडा, ठोका है आपको, कैंपर के बदले कैंपर देनी पड़ेगी, जीप के बदले जीप देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा पाप इन्होंने क्या किया, वहां गाड़ियां जली हुई पड़ी थी। मैं जिस दिन गांव गया, मेरे से लोगों ने कहा लेट तो इसलिए गए, मैं चाहता था कि ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं बने, ये बीजेपी वाले पहुंचे, पहले पहुंचे भी मिनिस्टर, हम नहीं गए तो फायदा भी नहीं, ले कहीं को नहीं ठंडो कर मामला गेड़ा, ठंडो कर दियो मामला। और उस जितने केस लगा सकते थे, इन्होंने सही कहा, टीकाराम जी कह रहे हैं कि केस लगा दिए आगजनी के, रास्ता रोकने के, गाड़ी जलाने के, सारे केस टोटल नरेश के साथ 50 लोगों पे लगा दिए, सारे केस लगभग सब पे धाराएं बराबर 65 लोगों पे केस लगा। अब लड़ाई कोर्ट में चल रही है। ये बात तय है कि आपकी एक कमेटी आज ही बन जाए, आप लोग बना लो, कमेटी बैठकर बात कर ले, हमसे भी पूछ ले, वो कमेटी अगुवाई है, अगुवाई आप हमसे मत कराओ, हम आपके हर आंदोलन का, देखो आज का मुझे पता नहीं था, मुझे मुकेश जी सरपंच साहब ने कहा आपको आना है, मैं आ गया। मैं जब नगर फोर्ट में आ सकूं, समरावता जा सकूं, तो अठे भी आ सकूं, मारे गए को मैं नहीं तोड़ना लागेड़ी, मैं पहले आ जाऊंगा, मेरी क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो इसी जयपुर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी हुई है, इसी जगतपुरा में बहुत घूमा हूं, तो मैं तो आ जाऊंगा। तो मेरा नरेश मीणा हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला है, वहां जनरल सेक्रेटरी रहा है, आज नेता नहीं बना, पुराना नेता है, छात्र नेता रहा है। अब लोग क्या आज भी उसको नेता रहे, भाई पुरानो है यार, छात्र नेता रियोड़े पाछे क्यों पड़े हो, सबने जाना है, कांग्रेस बीजेपी के सब नेताओं को अगला जानता है, नेतागिरी भी अगले को आती है। वो तो क्या हुआ कि कुछ ये बात तय है कि 24 यदि केस लगाए हैं, तो कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है कि इसको कहीं ना कहीं उलझा। अब आपको ये तय करना है, आपकी कमेटी ये तय कर ले। ये बात मुझे इनकी भी अच्छी लगी कि सरकार के स्तर पर बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए कमेटी को, तो भाई आप चाहते क्या हो, ये झूठे प्रकरण है। क्योंकि दो बातें, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है, और चाहे जवाहर सिंह जी राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, चीफ मिनिस्टर के नीचे है, तो 2 मिनिस्टर आए वहां, एक कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर साहब और मैडम साहब आए, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था मुआवजा देंगे और न्यायिक जांच कराएंगे, तो न्यायिक जांच की तो उन्होंने शायद की नहीं, और उन्होंने कह दिया कि हम तो उसको संभागीय आयुक्त से कराएंगे। कोई बात नहीं, कोई वो तो अपन रोक नहीं सकते उनको, सरकार तो सरकार होती है। 4 साल इनके पास सर्टिफिकेट है, वो ले लिया इन्होंने, वो इनसे अभी ले नहीं सकते। आप ये मानकर चलिए, जो उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त जांच करे, तो संभागीय आयुक्त भी वहां से जाया, गांव में गया था, गांव आज भी वो सुनवाई कर रहे हैं वहां पे। अब ये अजय जी, मैंने पहले दिन पूछा, जो गाड़ियां जल गई उनका इंश्योरेंस भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने गाड़ियां हटा ली, तो उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। यदि आपको मुआवजा नहीं देना, आप मना कर दो, हम नहीं देंगे, मेरी गारंटी है। इंश्योरेंस में पावर, हम इंश्योरेंस के लेवल पे ले लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस तो होने दोगे। आप झूठा चार्ज लगा के इंश्योरेंस रोकना चाहते हो कि इन्होंने गाड़ियां जलाई है, खुद गाड़ी जलाता है क्या? इससे बढ़िया षड्यंत्र आप समझ सकते हो? कितने बड़े पापी हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिल जाए जो इन्हीं के ऊपर लगा दो, इन्होंने जला दी गाड़ियां। क्या बात कर रहे हो आप इंश्योरेंस भी नहीं लेने देना चाहते, ये पाप कर। अब ये तय बात है कि अब राजस्थान की विधानसभा आ रही है, आपकी कमेटी को ये तय करना है, 2 तरह के प्रदर्शन होते हैं। एक प्रदर्शन होता है, ये मेरा मानना है, सरकार परमिशन दे या नहीं। यदि आपकी 4 तारीख, 4 को आपकी बहस है, 4 को नरेश की जमानत हो जाती है,
मतलब 30 तारीख में बहस है, एक 4 फरवरी, तो कहीं 3 केस की अलग अलग बहस, एक साल कौन लगाया हाईकोर्ट, अलग अलग डेट हाईकोर्ट में ही है। तो जी का केस है नया, ये नए केस है या पुराने केस? समरावता की अलग अलग प्रकरण दर्ज किए इन्होंने, तो ये तो क्लब हो जाएंगे ना, समरावता वाले तो अलग अलग आम कर रहे हैं। एक थप्पड़ वाला, फिर रात को आज एक सुबह रोड जाम का भी इतना बड़ा केस लगाया। नहीं सर, रोड जाम में अरेस्ट ही नहीं करा अभी, रोड जाम में अरेस्ट नहीं करा अभी। उसके बाद में 4 मुकदमे नए दर्ज और कर दिए, 2 कोटा के, 1 12 का, अरे ये रोड जाम और 4 मुकदमे गिरफ्तार नहीं कर रहे। अपन ने पिटीशन भी दायर की है, उसमें बहस ही नहीं, सुनवाई नहीं करते। 2 वीक 1 वीक ऐसे टाइम नहीं, सुनवाई तो देखो हाईकोर्ट में तो करनी पड़ेगी, उसमें तो आपकी एक कमेटी बना लो, आप वकीलों से भी बात कर लेंगे, उसको डिस्कस करके हाईकोर्ट में तो सुनवाई हो जाएगी। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि सरकार इसमें बदमाशी ये कर रही है कि सरकार के जो प्रतिनिधि कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा ऑफेंडर शो कर रहे हैं उसको कि साहब ये तो बस पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लगा रखा है ना, वो भरतपुर का ये, इसके गांव का ये। अब आप उसको, आपको गलत है, मैं जजों पे नहीं, मैं कह रहा हूं बात सरकार के जो प्रतिनिधि सरकारी वकील होते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो तो सरकार जो कहती है वही कर रहे हो। ऐसा तो ना सरकारी वकील क्या बात करे, सरकारी वकील विरोध कर रहा है तो सरकार के कहने से कर रहा है, अपने मन से नहीं कर रहा। यदि सरकारी वकील इस पक्ष में चाहे, इसमें इन मामलों को निपटाना यदि सरकार चाहे तो बाहर की बार काफी मामले तो निपट ही जाएंगे ना। 5 पीपी आते हैं साहब, 5 पीपी आते हैं वैसे। बताओ, देखिए FIR आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी है। तो उसमें 4 जो अधिनियम है, पहला है भारतीय न्याय संहिता जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उसमें 16 धाराओं में आपके खिलाफ केस दर्ज है, 16 धाराएं, 16 अंडर 16 प्रोविजन, 16 धाराएं लगी है अकेले IPC की। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्ट है 1984 का, उसमें उसके तहत आपके खिलाफ केस लगा है। चौथा जो कानून इन्होंने इसमें लगाया है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, उसकी धारा 8B के तहत आपके खिलाफ दर्ज हुआ है। एक लगा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिसको बोलते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, 51 और 89, इसकी 2 धाराओं के अंदर आपके खिलाफ केस दर्ज हुए। 80 प्लस 400 500 अन्य लोग भी उसमें लिखा है। अब ये 400-500 कौन है आज तक पता नहीं है, लेकिन 400-500 अन्य लोग भी उसमें, उनके खिलाफ है ये कोड, ये केस। इतनी धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई है। दूसरा एक और अभी पिछले सुनवाई में जो मुझे वकीलों ने बताया कि शायद इन्होंने जो 12 और अंता की तरफ जो इसके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं नरेश के खिलाफ, उसकी केस डायरी भी इन्होंने तलब की। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इनका पर्पज ये है कि इसको हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी ये आदमी आदतन अपराधी है, इसको बाहर आना, इसको जमानत देना समाज के लिए खतरा है, ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कोर्ट। और इनके 2 वकील और लगाए इन्होंने, पहले एक ही वकील था, अब 2 आई थिंक वो जो APP बोलते हैं या PP बोलते हैं उनको 2 लगा दिए इन्होंने। So they are trying their best to make it very serious offense against him. उसके खिलाफ तो षड्यंत्र चल ही रहा है। दूसरा, आप लोगों को परेशान करने के लिए जिस तरह की धाराएं लगाई जा रही है, ये शर्तें लगाई जा रही है, ये कोशिश ये कर रही है कि आपको मानसिक रूप से बिल्कुल आपको इतना कमजोर कर दिया जाए, परेशान कर दिया जाए कि आगे आपको, मैं सर फिर सजेशन दे रहा हूँ कि 11 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी समय समय पर मिले। और मेरा मतलब इतना सा है जी हाँ, डबल AGP और हर एक जिले में आप कमेटी नियुक्त करनी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आपको बनाना है। तो ये झुकेंगे केवल पॉलिटिकल प्रेशर से जो जिलों में, क्योंकि इनको एक अल्टरनेटिव नजर आएगा कि ये एक तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट बन रहा है आगे जाके और इनको खतरा हो सकता है, तब तो ये वो तो एक पॉलिटिकल स्ट्रीम है। बाकी 11 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए। अगर कोशिश हमारी रहती है कि सरकार से किसी भी, क्योंकि बच्चों का भविष्य आप आगे रखिए, उनको ये कहिए कि भाई इनको ऑफेंडर और अपराधी डिक्लेयर मत करिए, आप बच्चे हैं आपके, और सभी का भविष्य, इसलिए सरकार इनके बारे में सोचे। और नरेश का जहां तक सवाल है, जैसा खतरियावाल साहब ने कहा है
कोई अपराधी नहीं है, वो तो निर्दलीय उम्मीदवार है, उसको 60,000 वोट मिले हैं। तो जनप्रतिनिधियों को इस तरह से ऑफेंडर्स डिक्लेयर करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसके अलावा एडीआर की आप चुनाव आयोग की आप रिपोर्ट देखिए, इस देश में करीब 800 एमएलए और एमपी ऐसे हैं जो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये रिपोर्ट एडीआर की है चुनाव आयोग की। तो नरेश को ही क्यों सिंगल आउट किया जाए? नरेश ने कौन सा अपराध कर दिया है? तो आप एक तरह से बाइस्ड और सेलेक्टिव अप्रोच जो है वो बिल्कुल ठीक मेरा नहीं है। इसमें है, नरेश जी, कोई आउट नहीं होगा। 24 की जगह 40 मुकदमे हो जाए तो भी आउट होगा। 2 साल से अधिक की सजा हो जाए तब कानून में साफ प्रोविजन है। मुकदमे तो चॉइस विद्यार्थी राजनीति में हमारे भी रहे, दो बार तो हम एमएलए बन लिए, चुनाव लड़ लिए 4-5। आगे क्या करना है उस विषय पर बात करें। ये जो बात आई है वकीलों की, इसमें तो आपको टीकाराम जी वकीलों से बात करनी चाहिए, और इसमें आपको कहीं लगे वो, हालांकि खुले में बात करने की जरूरत नहीं है, 4 लोगों से भी बात करनी है, तो मैं मेरे स्तर पे कोई आप लोगों के माथे नहीं आए कि जो करना होगा मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसे लोग जो खिलाड़ी है इस कानून के भी, उनको भी मैं खड़ा कर सकता हूँ। आप बात कर लेना आपस में। अभी तक मैं कोर्ट के मामले में इंटरफेयर इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं तो कहीं इंटरफेयर नहीं, मुझे तो जब बुलाया जा रहा है मैं आ जाता हूँ। अभी मैं इंटरफेयर मेरा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। देखो आपको साफ अच्छा नहीं लगता है, प्रताप सिंह करवाती हो, वो करती हो या करती हो, अभी वो नहीं हो। तो प्रताप सिंह तो समरावता गया, मेरा वो था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊं, क्योंकि मंत्री गए 2 दिन और उसके बाद कुछ भी नहीं, इसलिए मैं समरावता गया। अब इस बात को समझ लीजिए, ये हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधियात और विधि सुदर्शन चक्र वाले के। अब उस दिन रात को आप नहीं चाहते थे झगड़ा हो, लेकिन हुआ। पुलिस यदि फोर्सफुली नहीं घुसती तो झगड़ा ही नहीं होता, और यदि पुलिस आके पहले बात कर लेती तो वो तो मैं जानता हूं उसका नेचर, तो चढ़ा राजी कर कहीं करा लेता तो खत्म हो जाता मामला। तो झगड़ा इसलिए हुआ कि फोर्स घुसी, हवा ऐसा क्रिएट कर दिया, वो झगड़ा हो गया, चालू हो गया तो फिर तो भिड़ गए गांव वाले भी, तो गांव में घुस गए, तोड़ दिया, मैं सब देख गया। अब एक लड़ाई आपकी हाई कोर्ट में चल रही है, लीगल लड़ाई, एक आपकी बराबर। अब आप ये समझ लो, मैंने पहले भी कहा था, आज मैं आपको खुल के सुना, आपकी कमेटी आज आप बना लें, उस कमेटी में आप, मैं तो खुल के आपके साथ हूं, आप देखो, आप मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बोल देता हूँ खुद ही, मैं बिना मिले ही बोल चुका हूँ, इतना ज्यादा बोल चुका हूँ, कोई बोलता ही नहीं। लेकिन आप इतना मानो कि आप 11 की कमेटी आप बनो, आपका जो भी फैसला हमसे भी वैसे अनऑफिशियल डिस्कस कर लोगे, हम भी आपको राय दे देंगे, लेकिन राय एक है, आप सिस्टम से चलो, बंद मुट्ठी लाख ध्यान रखें। आपको कोई भी काम करना, अब आप शांतिपूर्वक ढंग से बाकायदा एक बार फिर, चाहे टोंक जिला मुख्यालय पे, चाहे भूसा पे, जो आपको सूट करे, वहां पे एक दिन का सिर्फ आप आह्वान करना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, करना। मैं जब जयपुर में पॉलिटिक्स करता हूं तो मैं तय करता हूं, ये शुरुआत मैंने ही की है। जब 11 बजे धरना दूंगा, 1 बजे करना पड़ता, 2 घंटे का भी धरना होता है। वाजिब बात है, 2 घंटे का होगा जयपुर में, तो यार भीड़ इतनी जाम लग जाता है। और संडे को धरना देता हूँ, पता जो मेरी की, मैंने खूब आंदोलन किया जिंदगी, यही तो किया काम। सड़क पे तो लड़ा प्रताप सिंह, कौन प्रताप सिंह का चाहिए, रोड मार्च को सब जानते हैं। इसलिए आप भी ज्यादा लंबी, आपको जहां भी धरना देना, आप 1 घंटे के लिए सबको बुलाओ, आए लोग धरना दे अपने घर, आपके साथ लोग हैं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये कोई गैर कानूनी लड़ाई नहीं है, कानूनी लड़ाई। आप कह रहे हो कि बच्चों पे गलत मुकदमे लगाए गए, गांव वालों को फर्स्ट समरावता के साथ न्याय। फर्स्ट मांग क्या है? समरावता की माँ, बहन, बेटी के सम्मान पर हमला करने वाले जो अधिकारी है, पुलिस वाले दोषी है, उसके लिए सरकार माफी मांगे, सारे प्रकरण की न्यायिक जांच कराए, गांव में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए, और गांव में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, वो आगे के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। फर्स्ट डिमांड ये। सेकंड डिमांड, हमारे सब लोगों पर झूठे प्रकरण लगाए गए, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को गिरफ्तार करके जो झूठे मुकदमे लगाए गए वो सारे हटाए गए। तो जब न्यायिक जांच होगी, मुआवजा होगा, ये तो मुद्दा है आपका। आप 2 ही तो मुद्दों पर लड़ रहे हो। अब इन 2 मुद्दों पर
लड़ने के लिए आपको पूरे राजस्थान में आपने मान लीजिए कॉल किया कि हम तो आज जिला मुख्यालय पर धरना दें। आप मुझे एक प्रकरण बता दो, हमने इतने आंदोलन राजस्थान में 50 जिले बने थे, अभी 9 कम हो गए, 41 मान लो जिले, 41 जिलों में जिला मुख्यालयों पर आप धरना दो, आपकी कमेटी डेट तय घोषित कर दे एक दिन। आप तो 41 में मान लो 20 जगह धरना दिया, लोग 25 आदमी बैठे बैठे तो सही, इतना ही तो बैठा करे। आजादी का आंदोलन जब महात्मा गांधी लड़ रहे थे तो कोई 5 करोड़ लोग उनके साथ थोड़ा लड़ रहे, लोग तो कम ही निकलते हैं, लेकिन जमाने का समर्थन होता है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये न्याय की लड़ाई है, ये अकेले नरेश मीणा की लड़ाई नहीं है। ये जो सरकार ने जुल्म किया उसके खिलाफ जनता को, गांव को बचाने की लड़ाई है। इस प्रकरण को राजनीतिक बना दिया कि साहब वो नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ो, वो तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, तो आप सारा का सारा लाद दो, इन्हें मारो। हम क्यों मार दो यार, गुनाह है ही। कोई चुनाव निर्दलीय लड़ती, कोई कांग्रेस सू, कोई बीजेपी सू, कोई सपा सू, कोई बसपा सू, जच्चे जी की पार्टी लड़े आग लोग, पर यदि खटे जुल्म होती तो मां की जिम्मेदारी बने बिना बचा भाई बीजेपी वाले कूटे सब जना अटेम्बली में रास्ता में जा रही हूँ और बीजेपी के किसी नेता की पिटाई हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? बीजेपी वाला पिटने दो, मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं छुड़वाऊंगा उसको, मेरी गाड़ी पिटा के ले जाऊंगा, कैसे मारने दूंगा? ये दुनिया का ये डेमोक्रेसी है। यदि गैर कानूनी काम पुलिस ने सरकार में किया तो उसको कानून के दायरे में हम लाएंगे, कहेंगे ये जो गाड़ियां जलाई है ये पुलिस ने जलाई है और सरकार के इशारे पर जलाई है, ये बच्चे निर्दोष हैं। आप इतने बड़े मुकदमे लगाकर जिस दिन इनका फैसला होगा आप इनको 10-10 साल की सजा कराना चाहते हो। प्रकरण ऐसे ही चलते हैं, बाद में जब 20 साल बाद 10 साल बाद फैसले होते हैं तो सजा हो जाती है बच्चों को, पता ही नहीं चलता, कहीं ध्यान नहीं देते। आज मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, मैं कह रहा हूं आप, क्योंकि मेरे मुकदमे कम लगते थे, मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी, वो लगते थे तो उसी वक्त खत्म हो जाते थे, तो माता बुढ़ी ज्यादा कर लेते थे, तो ज्यादा कर लेते तो सरकार बैठा लेती। अब कहते आज घेरेंगे मुख्यमंत्री की माता बुढ़ी करती। लड़ाई जहां तक लड़ने की बात है, यदि सरकार को ये गलतफहमी है तो हम तो इस प्रकरण में बंद भी कर दिया, ठोक भी लिया गांव वालों को, समरावता में आग भी लगा दी, गाड़ियां भी जला दी, केस भी लगा दिए। बाकी लड़कों को तो ये आए तो हाईकोर्ट में, ये नगर कोर्ट में जाते हैं रोज, हर 7 दिन में देते हैं। उधर नरेश को छोड़ा नहीं, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर बना दो, इन पे मुकदमे लगा दो, डरा देंगे। हम डर कर बैठे, बिल्कुल नहीं बैठे। ये आपकी कमेटी तय कर ले। आप यदि जयपुर में धरना दोगे, विधानसभा घेरोगे, हम बिल्कुल आएंगे। और घेरने का मतलब ये नहीं कि लाठी लेके आके विधानसभा के अंदर घुस के झगड़ा करना, आके बैठना ही तो है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख आदमी इकट्ठे होकर आओ, आप जितने आ सकते 1 लाख आओ बहुत बढ़िया, 2 लाख आओ बहुत बढ़िया, 50,000 आओ बहुत बढ़िया, 5,000 आओ बहुत बढ़िया। हो सकता है आपको आने नहीं दे, परमिशन नहीं दे, 100% ही हो सकता है, कोई बात नहीं देंगे ना, तो आप आंदोलन तो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी ना, क्योंकि आपके पक्ष में तो कोई डिसीजन हुआ ही नहीं। डिसीजन तो अभी तक आपके खिलाफ है सारा, मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, सारे के सारे अपने काम में लगे हुए हैं सब। बिल्कुल मुख्यमंत्री को तो फुर्सत ही को नहीं, वो तो सुबह सुबह गए योगा कर दूं, लाडू ज्यादा खाती तो योगा करूं, पेट कम हो जैसी, कम खा। लोग तो भूखा मर गया, टांगा तोड़ दी, जेल में बंद कर दिया टाबरा ने, योगा कर बहुत फूट रहे हो तू ये स्पेशल सलमान खान, तो शर्म ही को नहीं आवे यार। जो मुख्यमंत्री कहते पहली देखियो, पहला मुख्यमंत्री जगह जो बुला के बात नहीं कर, इतनी अकड़ मत रहा यार, ये डेमोक्रेसी है। लाठी और गोली के दम पर आप डराना चाहोगे, कोई नहीं डरता है। मेरे ऊपर गोली चलाओगे तो मैं तो नहीं खा सकता भाई, मेरे को यदि सरकार गोली से मारेगी तो मैं गोली का जवाब गोली से ही दूंगा, मेरे बस का रोग नहीं है, मैं तो नहीं खा सकता गोली। मेरे माँ बाप ने कोई आजादी की लड़ाई तोड़ना है। आजाद देश में यदि किसी आदमी के आप गोली मारोगे तो खुद का बचाव तो करेगा, वो सेल्फ डिफेंस तो करेगा। यदि मेरे पास हथियार है, मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है, मैं फायरिंग का जवाब नहीं देता हूं तो मुझे मार देंगे। आपने तो पाप किया वहां पर, इन्होंने तो ना गोली, एक आदमी ने समरावता गांव में एक लड़के ने गोली नहीं चलाई, एक लड़का बता दो। ये पुलिस भी मानती है ना, पुलिस कहीं नहीं लिखा पुलिस ने गोली चलाई, ये तो नहीं कह रही ना पुलिस से बहुत बड़ी। यहीं पर तो कोर्ट में बात करनी है वकीलों कि भाई पुलिस खुद ही कह रही है इन लोगों ने गोली नहीं चलाई है, ये आंसू गैस के गोले से और गोली से हाथों से लड़ रहे हैं, इनके पास लाठियां नहीं है, वीडियो है। जो बच्चे गांव के लोग महिलाओं के ऊपर कूद कूद के मार रहे हैं, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए,
जो विकलांग महिला उनको मारा। एक भी गांव वाले के हाथ में लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, पिस्तौल नहीं है, और ये कह रहे हैं कि साहब उनके पास हेलमेट पहन रखे पुलिस वालों ने पकड़ा, लठ हाथ में ले रखे, आंसू गैस का गोला चार दिया और फायरिंग भी की है। उन्होंने फायरिंग भी की है, वो खुद भी मान रहे हैं ये बात, हमने फायरिंग की है। तो भाई फायरिंग तुमने की, आंसू गैस के गोले तुमने चलाए, लाठी तुमने चलाई, ठोका तुमने, तो केस भी लगा दिया। इसलिए आपकी कमेटी डिसाइड कर ले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि ये चीफ सेक्रेटरी साहब, एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब है, कोई बात करनी है, बात करने में कोई आपत्ति, तो बात पूछू करो ना, सरकार बात करे तो सही। सरकार तो बुलाई को नहीं रही, सरकार से बात करने में कोई मनाही नहीं है। पहली सरकार ऐसी है, सारे के सारे बीजेपी की सरकार में ये मुख्यमंत्री झूठ का जनरेटर है। मैं आज आपसे कह, इसके मुकाबले कोई झूठ बोलने वाला आदमी नहीं। वो सुबह कहीं बोल रहे, शाम का कहीं देवर, कल मोदी जी ने श्रद्धांजलि दे दो, कोई पतो कई बार आ गई। आप बताओ, वो कोई काम उबाड़ो है, बुलाओ ने, हम चला के, हमने एक आदमी बता दे कि चला के हमने एक दिन किसी को मैंने फोन किया हो, आप सब हो, कि जिसमें मैंने कहा आ जाओ जयपुर आप आंदोलन कर जाए, कोई नहीं उनकी हो यार। मैंने तो खुद ने ही सोच रखा है, अब अति हो जाती तो एक दिन घराओं निकला और 1 घंटा को धरनो देवाला अम्बेडकर जी को जितना मार्कन 1500 आदमी उसी बार लेट चलो जाऊं जितना पैदल निकल। मैं देखूं तो सही मन कितना गोलियां चाले, कितना जना मन पकड़ा। मैं आज तक कोई पहली बार निकला हूं कि जयपुर, मैं हर बार निकला हूं। बाकायदा सूचित करके निकलेंगे। जयपुर में यदि कोई आप धरना प्रदर्शन करो, आप पहले डेट डिसाइड करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, और बाकायदा प्रशासन में लिख के देंगे भाई इतनी तारीख को इतने बजे समरावता प्रकरण में इन सब की रिहाई के लिए, नरेश की रिहाई के लिए आपने झूठा प्रकरण दर्ज किए, हम इतनी तारीख को विधानसभा पे आएंगे। तो वो बताएंगे आपको यहाँ धरना देना है, यहाँ बैठना है, तो यहाँ टकराव की तो कोई बात ही नहीं, क्यों लड़ेंगे? तो कहां चल रही है? कोई नहीं शौक को नहीं लाठी। मैं तो सच कह रहा हूं, मैं तो इस चीज के बहुत खिलाफ हूं। नगर फोर्ट में इतनी बड़ी सभा की आप, एक भी आदमी मुझे एक मामला बता दो, वहां तो पुलिस ही नहीं थी, पुलिस को नहीं है ना बेटा, वहां कोई पुलिस नहीं थी, ज्यादा शांति से सब लोग अपने अपने घर गए। मैंने, कोई प्रहलाद गुंजल ने, कोई मुकेश जी ने, इन्होंने आरडी गुजर साहब ने, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने, किसी ने कहा क्या कि भाई निपट लो और मार दो और काट दो? कोई नहीं बोला यार। आप ये तो देखो, वहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए, कोई 60-70 हजार आदमी इकट्ठे हो गए, तभी हालत है। तो आप इस बात को मानकर चलिए, आपकी कमेटी आज फॉर्म हो, वो डिसाइड करे कि जिला मुख्यालयों पर धरना देना है तो जिला मुख्यालयों पर दे, जिला मुख्यालयों पर पुतले जलाने हैं सरकार के तो उस पे दे। आज इन्होंने नई बात कही है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं टीकाराम जूली जी और डोटासरा जी से दोनों से बात करूंगा। अब तक मैंने बात नहीं की, खुली किताब है, तो वह अपनी मदद को नहीं, मदद मांग पाएगा, खुद लड़वा की ताकत रखा साहब। बात आप सोच रहे हो क्यों नहीं कर रहे? मैं क्यों करूं चमचागिरी किसी की? भाई साहब जबरदस्ती आनी नहीं जानी, ताकि मर्जी में आओ, नहीं मत आओ, आप तो आ गया। अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मैं बात करूंगा, सब मेरे दोस्त हैं, टीकाराम जी भी मित्र है मेरे, डोटासरा जी भी मित्र, दोनों से बात करूंगा। जरा ताकि राजी हो तो हो रहा हूं भी कर ले सब, लेकिन आप अच्छा टीकाराम जी, जूली टीकाराम जी, तो आप तो हमारे साथ ही हो, तो वो टीकाराम भी आदमी भला है, बुरा नहीं है, आप चिंता मत करो। दोनों डोटासरा जी, वो भी दोनों समझदार हैं, दोनों से बात कर लेंगे। अभी तक इसमें क्या होता है कि चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का, सबको भगवान ने 2 आंखें दी, मेरे जैसे जो चश्मा लगाने उसको 4 दी। आप मुझे ये बताओ, मना किया है डॉक्टर ने किसी? भाई साहब दिख रही हो, ठोक रही है तो जाओ ना, तो देखो, ताकि ड्यूटी है, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, जहां जुल्म हो, अन्याय हो, गड़बड़ हो और गलत हो, तो आप पार्टीबाजी से ऊपर उठकर स्टेट के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। क्या हो गया? तो वो निमंत्रण देने जाएंगे कि हमारे घर में ब्याह हो रही है, जबरदस्ती, ताकि मर्जी हो दाओ। समरावता गांव में बीजेपी और कांग्रेस के हर नेता को जाना चाहिए था, गांव वालों की मदद करनी चाहिए थी। यदि किसी को नरेश से तकलीफ है तो भी समरावता से तकलीफ किसी को भी नहीं होनी चाहिए थी, ये ध्यान रखना। इस बात का गुस्सा मुझे भी कि आप नरेश मीणा से कोई नेता नाराज हो सकता है, तो वो समरावता गांव वाला कहीं बिगाड़ियो है? भाई कोई बिगाड़ियो कहीं? महिला
और महिला नहीं आपको वो नरेश मीणा से यदि किसी को तकलीफ है तो हम गांव तो जाते हैं, गांव भी नहीं गए, लेकिन गांव सबको जाना चाहिए। अब तय कर ले हाई कोर्ट में ये जो प्रकरण है, इसमें मैं भी वकीलों से बात करूंगा, आज मेरी टीकाराम जी से बात हुई है। नए प्रकरण जो नरेश मीणा के दर्ज में, वो सारे प्रकरण एक बार हम इकट्ठा कर 24 केस लगा दिया है ना, वो सारे प्रकरण सामने आ जाएंगे। अब आपकी कमेटी डिसाइड कर ले। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो आपकी डेट आ रही है इसमें नरेश मीणा की जमानत हो जाएगी, क्योंकि ये पुलिस के चार्ज है, ये चार्ज प्रूव्ड नहीं है। पुलिस ने चार्ज लगाए खुद का बचाव के लिए, वो सारा काम नरेश मीणा और इन 65 आदमियों पे डाल दिया जिससे पुलिस बच सके। यहाँ झगड़ा दूसरा चल रहा है कि भाई ये गांव में यदि उनके ऊपर नहीं होता है तो उनके ऊपर लगेगा तो सही। और ये प्रूव भी हो रहा है कि उन्होंने जलाई ये गाड़ियां, तो पुलिस को इस्तीगासे भी कर दिए शायद वकीलों ने, अपने इस्तीगासे कर दिए ना, इस्तीगासे लगा दिए, तो हमारी तरफ से इस्तीगासे दर्ज हो गए, तो इसमें पुलिस वाले भी बचने वाले नहीं, ये तय बात है। तो अब आपकी कमेटी आज फॉर्म हो जाएगी, आप लोग आपस में फॉर्म कर लें, हम सब आपके साथ हैं। जहां भी जरूरत होगी, जयपुर में धरना दोगे जयपुर में आएंगे, और बाकी यदि जिला मुख्यालयों पे आप करते हो तो आप इस प्रकरण को, आपको लगता है कि एक साथ दो बातें, या तो एक साथ जयपुर में इकट्ठे होकर एक ही किया जाए, या इसको धीरे धीरे मूवमेंट बनाकर किया जाए, ये आप लोगों को डिसाइड करना। इसलिए आप लोग डिसाइड कर लेना। आप लोगों की 11 लोगों की कमेटी बन जाएगी, आप जो डिसाइड करेंगे आप ये मानकर चलिए। हर जगह समरावता प्रकरण में, नरेश मीणा के मामले में हम सब आपके साथ हैं, कोई एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे जब तक लोगों को, समरावता गांव के लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, सारे मामले की जांच होकर दोषी पुलिस वालों और सरकार के लोग गलती मानकर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और आपके साथ मिलकर इस मामले में पूरे प्रकरण में जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ेंगे। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब नानक राम जी, आपसे अनुरोध है आप भी अपने 2 शब्द रखें, जैसा कि आपने बताया था। सभी मंच पर विराजमान श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास, श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब, श्रीमान टीकाराम जी, मुकेश जी, RRD जी भाई साहब, और सभी मेरे प्यारे साथियों, जो वो प्रकरण आने उसमें सभी सर्व समाज के नेता नरेश भाई के समरावता को न्याय दिलाने के लिए लग रहे हैं, लेकिन मीणा समाज का एक भी नेता इस प्रकरण में नहीं लग रहा है। ये मेरी भावना थी कि हमारे साथ खाचरियावास जी भी लग रहे हैं, महिपाल मकराना जी भी लग रहे हैं, गुंजल साहब शुरुआत से लग रहे हैं, लेकिन मीणा समाज का जमीन मर चुका है नरेश के खातिर। इसलिए मैं मीणा समाज के जितने भी युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना जब सबसे बड़ा जननायक है डॉक्टर साहब, मैं एक सुझाव दे रहा हूं, आपके जचे तो करना लेकिन मत करना। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार सर्व समाज के कार्यकर्ता 100, 200, 500 अपने डॉक्टर किरोड़लाल जी से जाकर मिले, वो इस रूपरेखा में क्या कहते हैं, या उनकी सरकार है तो वो कुछ न कुछ आपको सजेशन देंगे। मैं नरेश मीणा का वहां पे काम संभाला था पूरा, पर सर मेरा एक फोन गुम गया नहीं से, जो पुलिस ने गाड़ियों के खाचरियावास जी जो गाड़ियां की आग लगाई थी उसका भी मेरे पास में वीडियो था। खाने की गाड़ी को भी जला दिया, हमारी को आधी गाड़ी जल गई थी हमारी खाने की। वो भी मेरा फोन खो गया उस भगदौड़ में। धन्यवाद। राम राम साहब। ये जो सुझाव आया है ना इनका, मेरे ये जनती के ये जो 2 मंत्री आए थे, आपको जाके उनसे मिलना चाहिए कि काई लेबान आया बेटे, पूरे जाओ, आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरार भाई, बोलने दो ना, आप ही बता रहे हैं कि एक बार अमरार भाई अपने विचार रखो, क्या क्या है, कैसे क्या करेंगे। सम्मानित मंचगण,
और मेरे शॉर्ट समय में बुलाए गए सभी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आते हो और सभी आपको आगे जो मीटिंग उसका समय देते हैं, उसके लिए आप सभी कहते हो कि यार आते हैं, बुलाते हैं, फिर हम चले जाते हैं। गुंजल साहब भी बैठे हैं, खाचरवास जी बैठे हैं और टीकाराम जी भी हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है साहब, आप तो हमको आदेश करो कि भाई आपको इतने लोग लेकर आना है। आप जो करोगे उसमें हम आपके बराबर से खड़े रहेंगे। लड़ चलेगी लट भी खाएंगे, गोली चलेगी गोली भी खाएंगे। हमारी टीम हर तरह से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे पर बाकायदा मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम हर जगह हर समय हम उपस्थित थे भाई साहब के लिए, और आगे भी हम उपस्थित रहेंगे। हमको सिर्फ आपके ऑर्डर का इंतजार है, आपके आदेश का इंतजार है। जो आप करके जाओ, आप आज ही करके जाओ साहब। बिल्कुल सही बात है। आगे सुलीन भाई साहब अपनी संक्षिप्त में 2 बात रखें। मंच पे विराजमान आज के अपने आदरणीय प्रताप जी खत्री साहब, गुंजल साहब, टीकाराम जी, मुकेश जी, वाईटी सरपंच साहब, हमने 45 दिन जेल काटी है, 45 दिन जेल भी काटी है। और मैंने जो देखा अंदर, कोई नहीं बोल रहा उनके बारे में, इतनी बेरहमी से मारा है। 40 जनों के हाथ पांव टूटे हुए, वो बाहर ही आ गए, लेकिन उनके दर्द कम नहीं हुआ। पूरी तरह बेरहमी से पुलिस वालों ने मारा है। अंदर थाने में हमको तो 10 दिन बाद में पकड़ा है। उनको थाने में उनके साथ पानी नहीं पिलाया जाए, खाना नहीं खिलाया, एक घूंट पानी देते थे। और 6 बाई 4 कमरे में 20-20 जने, हाथ पांव टूट रहे हैं, कोई मतलब उपचार नहीं है, दर्द की टेबलेट नहीं थी उनको। और नरेश भाई साहब को कह के उसकी बहन की गाली काटो, माँ की गाली काटो, इसी गालियां निकलवाई गई थाने के अंदर। उनमें इतना भय था, हम जेल के अंदर गए 10 दिन बाद में, उन्होंने खाने में डालने के लिए नमक तक नहीं मांगा जेल के अंदर। पुलिस ने ऐसा मारा है उनको, बैंक के अंदर डरे हुए थे वो कि कहीं ये भी नहीं मारे। और मेरा तो ये कहना है, आप हम सीनियर हो, सब कुछ जानते हो, आप आदेश करो। टीकाराम जैसे कह रहे थे कि गोलियां भविष्य खराब हो जाएगा, हमारा भगत सिंह जेल में, हम उसके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। ये हमारी खुली चेतावनी है। आज से नहीं, 15 साल से हम अत्याचार सहटाए, 15 साल से उनके साथ हैं। पहले सत्याग्रह किया हमने, जब भी हमारे ऊपर लाठियां बरसाई दौसा में, कोई कसूर नहीं था हमारा। जब भी हमारे ऊपर लाठियां थी, सबको मारा, जब भी मुकदमे लगाए। अब भी आप इस बात से मत डरो कि हमारे युवा पीछे हट जाएंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी जिसमें हमारा भगत सिंह तो जेल में बंद रहे और हम एसी में बैठे रहे, आराम करें, गाड़ियों में घूमते रहे। हम मरने के लिए तैयार है साहब। आप आदेश करो, कितने लोग आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, हम सब आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। अब उग्र सिंह भाई एक बार आ तो सही, बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ था तो यार, आ तो सही। तो अजय भाई। आदरणीय मंच एवं मेरे युवा साथियों, जैसे कि आपको पता है कि नरेश जी के लिए हम 25 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल से काम कर रहा है। बहुत से लोगों के मन में यह है कि अब क्या होगा। उसका इतिहास उठा के देख लो। जयपुर शहर में जो भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुए, उनके एक एक चीज के प्रूफ और गवाह है हमारे आदरणीय विधायक साहब प्रताप सिंह जी खाचरियावास। पूरा एरिया, पूरे राजस्थान का, हाड़ौती का, ये अपनी तरफ देख रहे हैं कि अपन को क्या करना है। तो मेरे भाइयों, एक ऐसा आंदोलन करना है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कितना बड़ा ताकतवर हो, उसको ये एहसास हो जाए कि हमने एक बार तो गलती कर दी इस राजस्थान में और दोबारा गलती जीवन में नहीं करनी पड़ी। एक गवर्नमेंट, ये लोग कैसे मारा उनको, हमारा भाई सुनील बोल रहा है कि किस तरह से हाथ में तोड़ के पटकती है। 60 लोगों को एक थप्पड़ मारने के मैटर में हमारा भाई यहाँ पर 2 महीने से बंद है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए, इनका आदेश जो भी होगा हमको मान्य होगा। और अब वक्त नहीं है हमारे पास में,
अब डू एंड डाई, मैं इतना ही बोलूंगा। बहुत से लोग दूर दराज से ये लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रहलाद गुंजल जी, हमारे बॉस, मंच पे विराजमान आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, टीकाराम जी ब्यूरोक्रेसी में रहे हुए हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश भाई साहब ने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए। मेरे भाइयों, इससे छोटा आंदोलन हुआ तो हमारे नेताजी की तौहीन होगी। वो पहले भी जेल में थे 12 में, तो आपको पता होगा 12 की धरती पर कितना बड़ा आंदोलन किया था। वो उस टाइम भी अंदर थे, उस टाइम भी वो जेल में थे, अभी भी जेल में है। भीड़ की कोई कमी नहीं है। मैं गया था वहां पर नगर फोर्ट में, सुबह सुबह पुलिस वाले एक आधी भीड़ तो रास्ते में रोक रखे, 11 बजे आए। 11 बजे मैं तुम 11 बजे क्यों आओ, यहाँ तो कोई ढाबा भी नहीं है। बोला कि भाई साहब गांव में क्या करते, जो लोग दोपहर की 12 बजे मीटिंग के लिए रात को 11 बजे आ सकते हैं, इतने क्रांतिकारी युवा है कि इस सरकार की दिशा बदल देंगे। बस एक बार आप तो डेट तैयार कर दो कि क्या करना है, बस भीड़ की चिंता मत करो। और ये लोग हमको तो मार दिया, इससे ज्यादा और मार देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और हम डरने वाले हैं नहीं है, जुल्म के खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे। बस हमें तो आपके इंतजार है कि आपका आदेश क्या है। जयपुर में करनी है विधानसभा का घेराव, विधानसभा चलने वाली है, विधानसभा को मत चलने दो। ये कितने लोगों को मारते, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़ने दो, तोड़ दो। बहुत से भाई शहीद होने के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी आज ही मीटिंग में जो भी आपका आदेश हो आज पारित कर दो, हम हमारी तैयारी करेंगे। राम राम भाइयों। सोनू भाई आ तो सही, तो ऐसे तो बहुत बोलता है यार। राम राम साहब। आज के हमारे मंच पे विराजमान आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, प्रताप सिंह खाचरियावास, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन रोजाना के रोजाना हम भाषण देके चले जाते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारे आदरणीय टीकाराम जी भाई साहब ने आपको शुरू से सारी बात बता दी, मुकदमे से लेकर सारी बात बता दी। आगे बात हमारे आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब बताएंगे, क्योंकि मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं था वहां। मैं होता तो आपको सब कुछ बताता, लेकिन मैं भी वहां नहीं था। सर ब्याह तो 4 महीने पहले तय हो गया था, उस दिन की जल्दी नहीं थी, इसलिए जो भी बात आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब बताएंगे। हम तो बस भाई साहब ये है, आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे भी आदेश हो, भीड़ के लिए कुछ करने के लिए आप तैयार, आप जैसे भी देवलुनिया की जनता और युवा खड़े हुए। धन्यवाद। वंदे मातरम। अब वाटिका से हमारे सरपंच रामपुल जी आए हुए हैं, खेड़ी गोकुलपुरा। रामपुल जी मीणा बुलाओ एक बार। जब तक हमारे रमेश भाई साहब रांडोली सरपंच, रमेश जी, रामपुल जी, राम राम साहब। मंच पर विराजमान बड़े भाई साहब प्रताप सिंह जी खाचरियावास गुंजल साहब और मेरे सामने विराजमान मेरे बड़े भाई, सबको मेरा तो यही कहना है कि जैसे साहब का आदेश होगा, उस आदेश हमारे लिए सर माथे पे है, और जैसे आपका आदेश होगा उसमें हम तैयार हैं। नरेश भाई साहब के लिए हमेशा तैयार है, आगे भी तैयार है, अभी भी तैयार है, और जो भी हमारे को करना पड़े उस चीज के लिए हम तैयार है भाई साहब के लिए। राम राम साहब। अर्जुन भाई, अर्जुन मेहर, अर्जुन भाई। सभी साथियों को इंकलाब जिंदाबाद। 2 महीने लग गए शकल दिखाते हुए तो जो उत्पीड़न हमने उस रात सहा, अभी शिवनारायण भाई बोल रहे थे कि मैं वहां मौजूद नहीं था,
तो मैं वहां मौजूद था उस दिन, और शायद 2 महीने हो गए, अभी भी पीठ पे निशान है, अब तक निशान नहीं गया लाठियों के। तो जो बच्चा आपने देखा जिसके वो लगी थी, उसकी माँ को बचाते टाइम हम ऊपर के कमरे में थे, तब पुलिस ने लाठीचार्ज जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक किया, वो दर्दनाक रात हमने देखी है कि किस तरीके का वहां शोषण, अत्याचार, जो सरकारी दमन वहां हुआ, वैसा राजस्थान ने कभी नहीं देखा। जो ऊपर वाला एक कमरा था 10 बाई 20 का, उसके अंदर 3 दरवाजे बंद कर दिए गए हैं पुलिस ने, मतलब शीशा तोड़ के आंसू गैस के गोले उसके अंदर डाले, और उसके अंदर बच्चे भी मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थे, बुजुर्ग मौजूद थे, युवा मौजूद थे। तो जो बर्बरता हमने देखी है उसको आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन 2 महीने हो गए और हमारे नरेश भाई साहब अभी भी जेल के अंदर है, और समस्त जनता, पूरे देश भर की जितने भी लोग हैं, चाहने वाले उनके लोग हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे भाई साहब रिहा होने चाहिए। अब उसके लिए हमारे सम्माननीय प्रहलाद गुंजल साहब, प्रताप सिंह जी साहब, मुकेश भाई साहब, टीकाराम सर, जो भी ये निर्णय करेंगे वो हमारे सर आंखों पर है। जो भी आदेश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। भीड़ की कहेंगे तो भीड़ तैयार करेंगे, संघर्ष करने के लिए कहेंगे संघर्ष करेंगे। जो भी आप हमें आदेश देंगे उसकी पालना पूर्ण तरीके से होगी, ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन जल्द से जल्द भाई साहब रिहा होने चाहिए, गांवों से लेकर, क्योंकि मैं इन दिनों गांवों में ही था, जहां भी जाते हैं बस एक ही चर्चा, तुम्हारा भाई कब छूटेगा, तुम्हारा भाई कब छूटेगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लोगों के मन में यह है कि नरेश भाई साहब कब रिहा होंगे। तो अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए, विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो कुछ ऐसा हो, जो भी विधायक हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो भी हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाएं और वो हमारे लिए बोले। ये हम उम्मीद करते हैं उनसे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्हें जनता ने विधानसभा में इसलिए भेजा है कि जब भी कोई इस तरीके की एट्रोसिटी हो तो उसके खिलाफ कम से कम वो आवाज तो बुलंद करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, पता नहीं उनको कौन सा डर सता रहा है। तो उनकी चुप्पी टूटनी चाहिए, उन्हें हमारे हक अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए, समरावता गांव की जनता के लिए खड़ा होना चाहिए। और जिन युवा साथियों का नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियां जली, जिनकी मोटरसाइकिलें जली, जिन किसानों के वहां घरों को नुकसान हुआ, उनके मवेशियों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये डिमांड यहां से उठनी चाहिए और विधानसभा के अंदर भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बात उठानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो साहब, आप लोग जो आदेश करेंगे वो हमारे सर माथे पे होगा, सब युवाओं के सर माथे पे होगा, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आगे मैं रामअवतार भाई साहब को बुलाना चाह रहा हूँ। रामअवतार जी जोरदार। बाद में कराएंगे बात, अब करना क्या है, समरावता की घटना पर प्रकाश नहीं डाला। मैं शुरुआत इसी से करूंगा कि अरे हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी ही कम था। यानी कि हमारे अपने अगर आज हमारे साथ खड़े होते, जैसे इन आदरणीयों को देखो आप, ये है हमारे अपने, वो हमारे जो लोग जिनको हमने चुनकर भेजा है, चाहे वो रमेश हो, चाहे वो प्रसादी हो, चाहे रामकेश हो या किरोड़ी हो, कोई भी हो, वो हमारे नहीं है, हमारे ये हैं। अगर ये हमारे साथ है तो हमारे, मैं जब जेल से छूट के गया था तो समरावता के एक एक गांव में गया था, जाति मैं घर नहीं गया था, समरावता गया था, उन पीड़ितों को देखा था, उनकी जो दशा हुई है, उनकी जो दुर्दशा की है, उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं उस रात देख नहीं पाया था तो मैं वही, लेकिन देख नहीं पाया था वो परिदृश्य, उनको किस तरीके से उन्होंने तोड़ा है, उनको किस तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया है, वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है।
एक एक व्यक्ति से मैं मिलकर आया हूं। एक एक व्यक्ति के मन में यह है कि हमारा भाई कब आएगा, हमारा भाई कब आएगा, चाहे हम बर्बाद हो जाए, मिट जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जब सम्राट आवासी तैयार है, हम सब मरने के लिए तैयार है। हमें कोई जीवन जीने की इच्छा नहीं है। हमारा भाई जेल के अंदर है, वो जिस दिन आ जाएगा। जय हिंद। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी निर्णय लें, जल्द से जल्द लें। यादराम जी सरपंच साहब देवली से, यादराम जी। सम्मान्य काचरेवाल साहब, गुंजल साहब, टीकाराम जी, सम्मानित मंच, युवा साथी, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि अपने समाज के जितने भी एमएलए मंत्री रहे हुए हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे। मैं तो ये कहता हूं, आप किरोड़ी लाल जी के घर जाके धरना दे दो सभी बैठ, उनसे पूछो तो सही कि आप समझौता किया, हमारे को क्या न्याय मिला। जो भी अपने विधायक है उनका बहिष्कार करो, गांव में जाने मत दो सालों। जब तक वो नहीं बोलेगी, फिर 1 मिनट में आप बहिष्कार कर दो, गांव में जाने मत दो, ऑटोमेटिक अपने साल लग जाएंगे। और मैं तो जब से, मैं खुद कांग्रेस पार्टी से हूं, लेकिन मैं जब से नरेश भाई गए, उनकी साल लग गया, मेरे ऊपर खूब दबाव आया कि आप मत लगो साथ। मैं क्यों नरेश भाई के साथ ही रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आज भी मैं नरेश भाई के साथ हूं, लेकिन जब तक अपने जो अपने आदमी है, कल देखा आपने विजय बेसला जी, सचिन पायलट साहब, उनकी अलग अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन एक मंच पे बैठ के समाज को कितना ये दिया। आप अपने समाज में नहीं कैसे विधायक रहिए, अपने उनको औकात दिखाओ, जो अपने नहीं है हम उनके नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब प्रहलाद जी भाई साहब सभी शांति से इनकी बात को सुने, और जो साइड में खड़े हैं आप सामने आ जाए भाई साहब। सामने देखो कुर्सियां भी रखी है, विराजमान हो जाए आप कुर्सियों पे। आजा। थोड़ी देर के लिए सारे मोबाइल बंद कर दो, सारे मोबाइल बंद कर दो। लाइव भाई साहब आप भी बंद, पॉज कर दो लाइव बंद।